नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। आज बात होगी पंचायत चुनाव के निरस्त होने पर कि आखिर इसके निरस्त होने की नौबत क्यों आई। जी हां, समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर आरक्षण को लेकर पेच कहां फंसा? क्या कोई कानूनी कमी या खामी रह गई, या फिर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी कि आरक्षण देने और चुनाव कराए जाए। जो भी हो, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि चुनाव में जाने वाले जो प्रत्याशी थे उनको इंतजार है सुप्रीम फैसले का। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लब्बू लुआब आपको समझाते हैं, फिर इस पर मंथन करते हैं। ये सदन ये संकल्प लेता है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत चुनाव ना कराए जाएं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ने भले अब जाकर लिया हो, पर ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव निरस्त होने की पटकथा विधानसभा में उसी दिन लिख दी गई थी जब सीएम सहित पूरी विधानसभा ने तय कर लिया था कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। फिर कैबिनेट ने प्रस्ताव और उस पर राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही ये तय हो गया था कि एमपी में पंचायत चुनाव निरस्त होंगे, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर को जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया। आयोग ने यह फैसला विधि विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के बाद किया। चुनाव निरस्त होने के बाद आयोग उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस करेगी। उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर्स प्रस्तुत किए थे। उनमें जिला पंचायत सदस्य के लिए 3541, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 14814, सरपंच पद के लिए 60415 और पंच पद के लिए 1,36,000। जो भी जमा की राशि, वो सभी राशि वापस करने के लिए हमने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया है। इससे पहले 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिसे राज्य और केंद्र सरकार ने चुनौती दी है। इन याचिकाओं पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी। इसके बाद ही तय होगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव किन परिस्थितियों में और किस व्यवस्था के तहत होंगे। अध्यादेश निरस्त होने के बाद कमलनाथ सरकार के समय 2019 में लागू की गई परिसीमन व्यवस्था लागू हो गई है। अगर मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराने हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग को कमलनाथ सरकार के समय बने कानून के तहत वैसा करना होगा, पर सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूँ। ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, इसलिए एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया। मुझे आशय होता है कि निरस्त करने के बाद उन लोगों का क्या होगा जिनके पैसे खर्च हो चुके हैं, जो निर्वाचित हो चुके हैं, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लाखों लोगों के लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? सारी चीजों से साफ लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर सवाल उठ रहा है कि एमपी में पंचायत चुनाव निरस्त होने की नौबत क्यों आई। सबसे बड़ा सवाल, अब पंचायत चुनाव कब होगा? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी की सुनवाई के बाद तय होगा। दरअसल राज्य सरकार विधानसभा में पहले ही संकल्प पारित कर चुकी है कि पंचायत चुनाव होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ। ऐसी परिस्थितियों में राज्य और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत चुनाव में देना आवश्यक है। वहीं सरकार ने सभी कलेक्टरों को ओबीसी वोटरों की गिनती के आदेश दिए हैं। ये सर्वे 7 जनवरी तक पूरा करना है। राज्य सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन देने का आधार बना सकती है। फिलहाल जब तक आंकड़े नहीं आते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बहरहाल 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की नई तारीखों का रास्ता साफ हो सकेगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो प्रत्याशियों के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में और जनता के मन में एक सवाल है, क्या चुनाव होंगे तो कब होंगे और क्या आरक्षण के साथ होंगे? ये वाकई कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो वहां सरकार किन किन मुद्दों के साथ, तथ्यों के साथ और कानूनी आधार के साथ जाएगी, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब्बास हफीज जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। राजेश अग्रवाल साहब प्रदेश मंत्री है, बीजेपी के सीनियर नेता हैं, लंबे समय बाद हमसे जुड़ रहे हैं सर, स्वागत है आपका। सुधीर दंडोतिया जी है, हमारे भोपाल के वरिष्ठ संवाददाता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस पर लंबे समय से अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। विजेंद्र पांडे एक कानूनी नजर इस पर लगातार बनाए हुए हैं। तो ये 4 खास मेहमान, और मैं किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर अब जाऊं, सबसे पहले
मैं विजेंद्र आपके पास आता हूं, क्या आधार लेकर पहुंचेगी बीजेपी, क्योंकि अब मामला जो है सीधे सीधे तौर पर कानूनी पक्ष का है, कानूनी आधार का है। देखिए, मुख्य तौर पर अगर सरकार की बात की जाए तो अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही आगे बढ़ना होगा। और मुख्य तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये साफ कर दिया था कि यदि ओबीसी को आरक्षण देना है तो उसके लिए ट्रिपल टेस्ट का पालन जो है करवाना होगा। जो महाराष्ट्र के संदर्भ में आदेश सुप्रीम कोर्ट का था वो सीधा सीधा मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इम्पोज होगा। दर्शकों को समझाने के लिए हम ये बता दें कि ट्रिपल टेस्ट होता क्या है। ट्रिपल टेस्ट में मुख्यतः 3 शर्तें हैं। पहला तो ओबीसी वर्ग को अगर या किसी वर्ग को अगर आरक्षण देना है तो उसके लिए एक आयोग का गठन होना है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त इसमें सीधे तौर पर ऐसी है कि राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन किया जाना है। ओबीसी वर्ग या किसी वर्ग विशेष की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है और उसको कितना आरक्षण दिया जाए, इसका फैसला किया जाना है। और तीसरा जो शर्त है ट्रिपल टेस्ट की कि रिजर्वेशन 50% की सीमा से ज़्यादा ना हो। तो इन 3 शर्तों के साथ ट्रिपल टेस्ट जो है वो अब सरकार को कराना होगा यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के शब्दशः मद्देनज़र इस चुनाव को लेकर आगे बढ़ना है। और जिस आदेश के ज़रिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना रद्द की है, चुनाव रद्द करने का आदेश दिया है, उसका 13वां नंबर का अगर पैरा आप पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार अगर आगे बढ़ती है और इलेक्शन उसका करवाना राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक ड्यूटी है, लेकिन अब जो चुनाव होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र होंगे। हालांकि देखना होगा कि सरकार की ओर से जो आदेश को मॉडिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है 3 जनवरी को, उस पर क्या फैसला आता है, उस पर क्या कोर्ट अपना आदेश मॉडिफाई करती है, क्योंकि हालांकि उसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह जजमेंट दिया था जिसे 3 जजों की पीठ की ओर से, बेंच की ओर से फॉलो किया गया। और बाद में जो लेटेस्ट जस्टिस खानविलकर के खंडपीठ से जो मसला आया उसी संवैधानिक पीठ के जजमेंट को फॉलो किया गया है। तो मॉडिफिकेशन की उम्मीदें हालांकि बहुत कम हैं। और यदि सरकार को आगे बढ़ना होगा तो सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं प्रावधानों के तहत ट्रिपल टेस्ट की जो 3 शर्तें मैंने बताई उसका प्रावधान का पालन करते हुए सरकार को आगे बढ़ना होगा, तभी ओबीसी को आरक्षण देते हुए पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में या निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में करवाए जा सकेंगे। क्या बात है, जनता के बीच एक बहुत कानूनी पक्ष को आपने बहुत मजबूती से रखा। अब जरा इसका राजनीतिक पक्ष जो होता है, जिस पर हमारे रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया की नजर बनी हुई थी, सीनियर रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया हमारे साथ। सुधीर, जरा एक बात ये समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको लेकर कोई सुगबुगाहट या उसको लेकर कोई तैयारी, क्योंकि जिस तरह दिल्ली में मुलाकात हुई थी बीजेपी नेताओं से, साथ ही साथ खुद केंद्र भी अब पक्षकार बनने जा रहा है, जरा कुछ मोटे मोटे तौर पर आप भी प्रकाश डालें। देखिए विजय, बिल्कुल अगर बात करें ये मुलाकात, ये पूरी कवायद 27% ओबीसी आरक्षण का एक आधार बन सकती है। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो शायद ओबीसी वर्ग की एक जो वोट बैंक कहना चाहिए कि उसको लेकर जो सियासत है उससे ज़्यादा अगर संवैधानिक तौर पर बात की जाए तो ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। क्योंकि विजेंद्र ने जो बात बताई कि आगे क्या कुछ प्रोसेस हो सकती है तकनीकी तौर पर, वैधानिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर, संविधान का एक अपना दायरा है। 50% से ज़्यादा की आरक्षण की अगर बात की जाएगी तो कोर्ट किसी भी विधानसभा का संकल्प हो या किसी भी नेता का भाषण हो उसको आधार नहीं बना सकता है। आप 50% से ज्यादा अगर आरक्षण देते हैं तो आपको संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव करना होगा, आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव करना होगा। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकारों के हाथ में नहीं है, ये सीधे केंद्र की सरकार जो पार्लियामेंट है उसके हाथ में है। आपको राज्यसभा लोकसभा के अंदर बाकायदा संविधान के अंदर संशोधन के जो बिल हैं वो लाने होंगे और उसके बाद एक प्रोसेस पूरी तरीके से आगे बढ़ेगी। पर लेकिन जहां तक इस पूरे राजनीतिक मुद्दे की बात करें, बनना चाहता है, बहुत मजबूत बात बताई सुधीर आपने। देखिए बिल्कुल केंद्र को पक्षकार बनने के पीछे कारण यही है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर पूरी कवायद हुई, जो विधानसभा के अंदर संकल्प पारित किया गया था, उसके पीछे मंशा यही थी कि कम से कम ये जताने की कोशिश कोर्ट के अंदर हो कि मध्य प्रदेश का जनादेश क्या कहता है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के जो विधायक है विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित किया था। और यही बात तुषार मेहता जब जो एडवोकेट जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है माफ कीजिएगा भारत सरकार के, उनसे मुख्यमंत्री ने बताई कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मत क्या है। और मध्य प्रदेश विधानसभा का मत यानी कि कांग्रेस और बीजेपी
बीजेपी के सभी विधायक जो चाहते हैं, ये प्रदेश की जनता का मत है, एक तरीके से जताने की ये कोशिश इसमें की गई है। इसके अलावा कैबिनेट का जो प्रस्ताव था, राज्यपाल का जो अभिमत था, उस प्रस्ताव पर जो मोहर लगाई गई थी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। पर लेकिन प्रदेश सरकार चूंकि रिपिटिशन लगा चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लिहाजा पक्षकार बनना प्रदेश सरकार के लिए ज्यादा मुफीद नहीं था। 3 तारीख को सुनवाई होनी है, ऐसे में प्रदेश सरकार को नई तारीख मिलती है और यह मामला अकेले मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। हम अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर भी लगभग इसी तरीके की तकनीकी खामी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इसमें पूरी तरीके से पक्षकार बनी है और सुनवाई की तारीख जो मुकर्रर की है 3 तारीख, उस 3 तारीख को देखना होगा कि केंद्र सरकार के पक्ष को कैसे सुना जाता है। पर लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, जो बातें थी, 2 बातें कम से कम बिल्कुल साफ माननी पड़ेगी कि रोटेशन और परसीमन, इन दोनों मुद्दों को लेकर यह मुद्दा भी फिलहाल खत्म हो चुका है। अब केवल मुद्दा ओबीसी आरक्षण का बचा हुआ है, जब चुनाव स्थगित हुए हैं और यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। कोर्ट अगर निर्देश भी देता है तो संविधान में जरूर परिवर्तन करना होगा। विजेंद्र ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस बारे में, क्योंकि लंबे समय से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। पर राजनीतिक पहलू के तौर पर देखें तो बीजेपी यह जताने की कोशिश करेगी कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी की दलील सुनी गई है, मुख्यमंत्री का संकल्प सुना गया है और मुख्यमंत्री के संकल्प के बाद विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। वहीं पर कांग्रेस के लिए एक मजबूत पक्ष यह बनता है कि उनका जो 2019 का जो रोटेशन परमिशन और आरक्षण था, उसके खिलाफ जिस तरीके से नया अध्यादेश बीजेपी लेकर आई थी, जो कि अब रद्द हो चुका है, तो यह बताने की जी विजय बिल्कुल, और ये कांग्रेस जताने की कोशिश भी कर रही है। और निश्चित तौर पर देखना होगा कि आज जब चुनाव इतने आगे बढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग आधी से ज्यादा चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, प्रत्याशियों को सिंबल बढ़ चुके थे, प्रत्याशी चुनाव में कई खर्चा भी कर चुके थे, और उसके बाद में पूरे चुनाव को निरस्त करना, यह भविष्य के गर्त में छुपा है कि आखिर इसका परिणाम क्या होंगे। पर लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं होंगे, कम से कम सरकार की मंशा और राज्य निर्वाचन आयोग का जो फैसला है उसके बाद में यही लगता है विजय। और इस पर मैं सबसे पहले रजनीश अग्रवाल साहब आपके पास आता हूं। विजय जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं माफी चाहता हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप विजेंद्र? विजय, केंद्र सरकार के दखल का एक और पहलू ये भी है, हालांकि सुधीर समझा रहे थे, लेकिन आप देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही आरक्षण दिया जाता है और केंद्र सरकार ये जानती है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया है उसमें सीधे सीधे जजमेंट में ये लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सभी राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग को ये पत्र देंगे और ये सुनिश्चित करवाएंगे कि बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण ना होने पाए। तो केंद्र के सामने भी दुविधा है, क्योंकि देश के तमाम राज्यों में यही स्थिति बनेगी और ये स्पष्ट आदेश है निकाय चुनावों का और पंचायत चुनावों का। मौका है, लेकिन आगे जाकर मौका है मध्य प्रदेश का कि इस पर बातचीत करके असेंबली इलेक्शन पे भी ये बात इसको लेकर आगे बढ़ा जाए ताकि बाकी राज्यों का भी मसला हल हो। मैं आऊंगा विजेंद्र, आपके पास में आऊंगा। रजनीश अग्रवाल साहब काफी वक्त से लंबा इंतजार कर रहे हैं, अब्बास साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश जी, पूरा मौका, लंबा समय आज हमारे पास इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो क्या तैयारी है पार्टी की और साथ ही साथ सरकार की, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? और एक बड़ी बात, जो संकल्प पारित हुआ है, दोनों पार्टियां चाहती हैं कि आरक्षण हो, फिर लेकिन एक कहीं ना कहीं ये बात तो माननी होगी कि जो अध्यादेश आप लेकर आए थे उसे वापस लिया गया और संभवतः आगे जिसको आधार मानकर चुनाव हो सकते हैं। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे सही भी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उम्र में और एक्सपीरियंस में थोड़ा छोटा हूँ, तो ज़रा उसको भी करेक्ट करते हुए आगे बढ़िएगा कि आखिर आपके पास अब वही अध्यादेश जो है कमलनाथ सरकार ने जो पारित किया था उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है, तो क्या रूपरेखा है आपकी, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, विधानसभा का क्षमा कीजिए, विधानसभा का संकल्प, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3 तारीख की सुनवाई, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, इन दोनों के संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग दोनों आगे बढ़ने का काम स्वाभाविक तौर पर करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका का अपना महत्व और उनके दिए गए निर्णय का अपना महत्व है। विधायिका का जो पक्ष है, विधानसभा ने संकल्प पारित किया है और संकल्प का हवाला भी सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसका भी अपना महत्व है। लेकिन कानूनी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से कानून बनाने और नहीं बनाने का सवाल नहीं है, ये केवल एक विधानसभा का अभिमत प्रकट होता है। इसलिए उसका महत्व सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उस भावना से सुनने में करते हैं कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में विधानसभा का एक मत से एक सुर में जो सर्वदलीय सहमति के आधार पर संकल्प पारित हुआ है वो क्या है। दूसरी बात आपने कही कि आगे क्या स्थिति बनेगी, तो इन संदर्भों के साथ साथ में आपने आज, मुझे लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का वो आदेश देखा होगा जिसमें मतदाता पुनरीक्षण की बात कही है जी। बहुत स्वाभाविक तौर पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण जनवरी के माह में प्रारंभ होता है
और उसमें दावे आपत्ति के साथ में एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है जो हर वर्ष होती ही है, और जो भारत निर्वाचन आयोग भी करता है, और उसी के साथ साथ में राज्य निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया संपादित होती है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वो प्रक्रिया की अपनी एक अवधि है, दावे आपत्ति की एक समय सीमा है, और उन सबसे निवृत्त होने के बाद में फिर उसके बाद में परिसीमन क्या होगा, यही होगा नहीं होगा, मुझे लगता है कि वो बात के प्रश्न है, और उसके बाद में तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर दिए जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बहुत स्पष्ट बात मैं कह दूं आपके चैनल पर कि हम इस चुनाव का, जिस प्रकार की कांग्रेस की मंशा सरकार में रहते हुए रही है कि पंचायतों का वो कांग्रेसीकरण करने का प्रयास करती रही हैं, लोकतंत्रीकरण करने की बजाय, हम कांग्रेसीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जन आकांक्षा और जनभावनाओं के अनुसार ही चुनाव हो, संविधान के दायरे में चुनाव हो, न्यायपालिका और विधायिका के अनुसार चुनाव हो, यही हमारी मंशा है। और जो जाति से जाति को लड़ाने का और वर्ग से वर्ग को बढ़ाने का काम करते हैं, उनके षड्यंत्र को भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम चुनाव जल्द चाहते हैं लेकिन विसंगति पूर्ण नहीं। हम चुनाव जल्द चाहते हैं लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर नहीं। हम चुनाव जल्द चाहते हैं लेकिन ओबीसी के बिना आरक्षण के नहीं। चलिए अब्बास जी, आप भी चुनाव जल्द चाहते होंगे लेकिन कुछ चाहत और भी होंगी। आप भी चुनाव जल्द चाहते होंगे लेकिन वो नहीं चाहते हैं जो बीजेपी चाहती है, आप वही चाहते हैं जो आपकी पार्टी चाहती है। तो क्या क्या चाहते हैं, जरा चाहतों को खुलकर बताएंगे। पंचायत चुनाव देखिए विजय जी, बिना सिंबल के होते हैं, बिना पार्टी के होते हैं, और चाहत जो होती है जनप्रतिनिधि की होती है, प्रत्याशी की होती है, जनता की होती है। पार्टी का इसमें इतना रोल नहीं होता जितना निर्दलीय जो लोग होते हैं पार्टी समर्थन देती हैं वहाँ पर। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसकी है, वो सरकार की रही है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आई है तो ऐसा नहीं है कि ताली ही ताली कप्तान की है और गाली कप्तान की नहीं है। जी, सरकार की ताली भी है तो गाली भी है। सरकार के वकीलों ने सही पैरोकारी नहीं की, सरकार के वकीलों के खामोशी की वजह से वहां पर आज इतना बड़ा इस वक्त जो इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ, ये उसका नतीजा है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि इनकी मंशा पहले दिन से नहीं थी। कमलनाथ जी बहुत ही पुराने राजनेता हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं। उन्होंने इनसे पहले ही कहा था कि देखिए ये विसंगतियों से भरे हुए तौर तरीके से चुनाव नहीं कराया जा सकता, इसमें जो वैधानिक त्रुटियां हैं इनको दूर करके चुनाव कराइए। पर इनका अहंकार इनके सामने था, या इनका चुनाव से बचने का जो एक तरीका था जिसको ये लेके चल रहे थे, दूसरों के सर के ऊपर दोषारोपण करने का, कर चुनाव रद्द करने का, वो इनके साथ हुआ नहीं। उसके वजह से इन्होंने लंबे समय तक बात नहीं मानी। अहंकार, क्या वो अहंकार जो आप अध्यादेश लेकर आए थे उसको हटाने का? क्योंकि आप जो नया अध्यादेश लेकर आए थे परिसीमन और रोटेशन का, वो आपने अपने हिसाब से किया, ये हवाला सरकार ने दिया। क्योंकि जो बीजेपी सत्ता में उन्होंने कहा कि आपने अपने हिसाब से परिसीमन किया है, और परिसीमन नया करने का मतलब आप समझिए कि मध्य प्रदेश में वो अधिकार प्राप्त है सरकार को कि परिसीमन वो कैसे कर सकती है, उसके पास ये शक्तियां हैं। बहुत ही वाजिब सवाल है विजय जी आपका, और यहाँ पर इनका अहंकार देख लीजिए या इनकी जालसाजी देख लीजिए। वो ये है कि इन्होंने परिसीमन रद्द किया पर नवीन परिसीमन नहीं किया। परिसीमन होना चाहिए, रोटेशन के साथ आरक्षण होना चाहिए, ये कंटेंट होता है इस पूरे के पूरे चुनाव का। इन्होंने पुराने आरक्षण पे, पुराने परिसीमन पे जो संवैधानिक त्रुटि करी, रजनीश जी, जो संवैधानिक त्रुटि करी उसका भुगतान सबने किया। तो नया परिसीमन क्यों नहीं करवाया? देखिए, एक पहली बात तो ये कि हमने उनके अध्यादेश को रद्द किया, उनके परिसीमन को रद्द किया, ऐसा नहीं है। इस एक्ट में प्रावधान है कि जो परिसीमन है, अगर उसके 1 साल के भीतर इलेक्शन का नोटिफिकेशन ना हो तो वो स्वतः रद्द माना जाता है, जिसका हवाला सरकार ने अपने नए अध्यादेश में दिया। चलिए, लेकिन फिर नया भी करवाना चाहिए या नहीं? इन्होंने किया क्यों नहीं नवीन? फिर वही नवीन क्यों नहीं हुआ? एक चुनाव जल्दी करवाना थे, इसलिए जो ऐसी भी क्या जल्दी थी साहब, कानूनी तौर पर जायज था, उसको लेकर हम फंस गए। सवाल का जवाब दीजिए, नवीन परिसीमन और रोटेशन से आरक्षण क्यों नहीं किया? रद्द हो गया, बात अलग है। लंबा समय, रजनीश जी बहुत आराम से, आज बहुत अच्छे मूड में, बड़े आराम से जवाब देंगे। बात बहुत स्पष्ट कहूं विजय जी, मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल सर। मैं बीच में बोलता नहीं हूं, बीच में मेरे बोलेगा तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपको वही, आप जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन जवाब तो आपको देना होगा। नहीं, जवाब तो मैं दे रहा हूं ना, लेकिन बीच में ऐसे बोल के इंटरप्ट करने मैं रहूंगा सर। बहुत अच्छा, मैं सर एक एंकर का काम यही है, पूरी ईमानदारी से, शुद्धता से ये काम करूंगा।
पहली बात मैंने कहा कि ये स्वतः पिछला परिसीमन रद्द हुआ, ये एक्ट में प्रावधान था और हम चुनाव जल्द कराना चाहते थे। नए परिसीमन में समय लगता है और समय थोड़ा बहुत नहीं, लंबा समय लगता है दावे आपत्तियों के समाधान तक। इसलिए स्वाभाविक है कि वो जो पुराना परिसीमन है उसी के आधार पर चुनाव करवाना, क्योंकि ये चुनाव 2 साल से लंबित है, 2 साल से लंबित है, कांग्रेस के काल के कारण और फिर कोरोना काल के कारण। दोनों मध्य प्रदेश के लिए कुशासन का कारण बने हैं, कांग्रेस और कोरोना, जिनके कारण ये चुनाव लंबित हुआ। तो जैसे ही हमने माहौल अनुकूल पाया, चुनाव की तरफ आगे बढ़ने का काम किया, क्योंकि जनप्रतिनिधि लोगों को मिलना चाहिए। और यही हमारी सबसे बड़ी वेदना रही है कि लंबे समय से ऐसी पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायतों में जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का सवाल सिंबल होने या ना होने का नहीं है, सवाल है वहां से जो कामकाज दैनंदिन जीवन के हैं वो सुचारू रूप से तो क्या उनके ये नेताओं मान के लिया जाए, नेताओं के रजनीश जी, माध्यम से मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, तो क्या ये मान लिया जाए कि जल्दबाजी में कुछ कानूनी खामियां और गलतियां हो गई? बिल्कुल नहीं, एक बार भी नहीं। स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसने इनको नहीं रोका, आपको पता है, चुनाव को नहीं बिल्कुल रोका। सर, और वहां इनकी तो सुनवाई मामला परिसीमन और रोटेशन का था ही नहीं, वो तो आरक्षण सुनवाई को लेकर मामला उन्होंने सामने आया। चुनाव रोकने को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बैरंग वापस लौटाया। आपको पता है 3 जनवरी की डेट थी कि आगे बात करेंगे, चुनाव प्रक्रिया चलती रही। मैं रोक रहा हूं, शायद अब्बास जी इस पर कुछ कानूनी पक्ष में ये गए थे, जिस बात को लेकर गए थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को कोई राहत नहीं दी। मैं आपसे जल्दी जवाब दीजिएगा, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। देखिए विजय जी, संविधान के अनुच्छेद 243 सी और डी ये कहता है पंचायत चुनाव के लिए 2 तथ्य आवश्यक हैं। 243 सी और डी की बात कर रहा हूं। पहला यह है परिसीमन और दूसरा रोटेशन में प्रति 5 वर्ष में पंचायतों में आरक्षण कराकर चुनाव कराएं। अब यहां पर इनको ने असंवैधानिक काम अगर किया, इनको मालूम था, और इसी वजह से मैं एक आरोप लगा रहा हूं कि भाजपा ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर कहीं भी कोई मीटिंग नहीं करी है पिछले 1 महीने में, क्योंकि इनको नियत इनकी साफ थी वहां पर कि हम स्पष्ट तौर के ऊपर नहीं चाहते हैं, अंदर यही बात हो रही होगी। तो इनकी बदनीयती की वजह से इनकी मीटिंग्स नहीं होना ये साफ प्रमाणित करता है कि इन्होंने असंवैधानिक काम किए, संवैधानिक तौर पर वैधानिक त्रुटियां की, जिससे कि चुनाव प्रभावित होगा। और साजिश के, हंसी के पीछे साजिश देखिए, कितने खुश रजनीश अग्रवाल जी, इनकी पार्टी की साजिश कामयाब हो गई, इतना हंस रहे हैं। और इस हंसी को देख के जनता भी कह रही है एक साजिशकर्ता की हंसी है ये। याचिकाकर्ताओं पर दोषारोपण करने वाले साजिशकर्ता की हंसी आज जनता के सामने बेनकाब है। मुझे दुख है कि आज पंचायत चुनाव नहीं हो रहा, रजनीश जी खुश है। और रजनीश जी चिल्लाने से गलती नहीं छिप जाएगी भाई, एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए, चिल्लाने से गलती दुख वो किसी को नहीं है। चुनाव रुकवाने का जिस प्रकार से आप आनंद ले रहे हो कांग्रेस के लोग, जवाब ये नहीं दे रहे हैं कि नवीन परिसीमन। चलिए इस पर मंथन के लिए हम बैठे हैं, लेकिन ये देखिए, मैं अब्बास जी, विजय जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहूं। जी चलिए सर, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, फिर उसके बाद लंबा समय अपने पास। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस का कार्यालय तय नहीं करेगा, संवैधानिक न्यायालय तय करेंगे। न्यायालय ने हाईकोर्ट और नवीन परिसीमन क्यों नहीं लाया? क्या संवैधानिक त्रुटियों के साथ जाने वाले थे तो चुनाव रद्द होना स्वाभाविक था? मैं रोक रहा हूं आपको, वो जवाब दे दे 10 सेकंड, फिर उसके बाद मैं आप ही से शुरुआत कर, विजेंद्र आप ही से शुरुआत करता हूं। सवाल ये है कि जिस बात को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है और मजबूती से बात रखी है, लेकिन अगर मैं कहीं गलत हूं तो क्योंकि कोर्ट का मामला है, करेक्ट कीजिएगा मुझे, कोई असावधानी ना हो जाए। न्यायालय के अंदर अगर जो बात रखी गई थी पक्ष से, और जब ओबीसी आरक्षण की बात हो रही थी, तो वहां शायद ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कोई मजबूत आधार या पक्ष नहीं रख पाए, क्योंकि मामला ओबीसी आरक्षण का था ही नहीं, क्योंकि जिन याचिकाओं को लेकर पहुंचे थे वो परिसीमन और रोटेशन की थी। बेशक विजय, मनमोहन नागर की जिस याचिका का आप जिक्र कर रहे हैं वो सबसे पहले हाई कोर्ट में लगी, हाई कोर्ट से इंटरिम रिलीफ किसी तरह से देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने ये कहा, फिर उसके बाद उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनने से इनकार किया, फिर हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने फिर इनकार किया। आखिरकार जब ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट गया, तब भी कांग्रेस बार बार यही कह रही थी कि रोटेशनल जो मध्य प्रदेश पंचायत
राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का है, इसका एक पैरा को लगातार कोट किया गया और उसमें यही कहा गया कि हर 5 साल के भीतर परिसीमन किया जाना ज़रूरी है और रोटेशनल रिजर्वेशन दिया जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की उस तारीख की बात हम करते हैं, जस्टिस खानविलकर की खंडपीठ ने ना तो रोटेशनल रिजर्वेशन को तफसील से सुना और ना ही परिसीमन की बात कही। मुख्य तौर पर उसके ठीक पहले जो महाराष्ट्र के संदर्भ में ओबीसी रिजर्वेशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और ये कहा था कि बाकी राज्यों में भी ये लागू होगा, वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ। उस पर नाराजगी जताते हुए ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। जहां तक उस वक्त मौजूद वकीलों की बात है तो कांग्रेस की ओर से या मनमोहन नागर की ओर से जिस तरह से तमाम सीनियर काउंसिल वहां पर पैरवी कर रहे थे, उनसे कोई सवाल कोर्ट की ओर से नहीं किया गया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। राज्य निर्वाचन आयोग इस तरह से भी खामोश था क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से आरक्षण और परिसीमन का काम राज्य सरकार करती है। राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार की ओर से जो आरक्षण की स्थिति दी जाती है, परिसीमन की स्थिति दी जाती है, उसके आधार पर जो नवीनतम वोटर लिस्ट होती है उसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ मध्य प्रदेश में चुनाव करवाने का काम करता है। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग की ओर से ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कोई कमेंट नहीं किया गया। सरकार की ओर से भी की ओर से भी जो वकील अपीयर थे वो तत्कालिक तौर पर ये नहीं बता पाए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के का जो संदर्भ है उनमें क्या अंतर हो सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उस आदेश को जारी किया जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ओबीसी रिजर्व जो सीट होंगी उन पर पंचायत चुनाव पर रोक रहेगी और यदि आयोग चाहे, सरकार चाहे तो उन्हें सामान्य में कन्वर्ट करते हुए चुनाव करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रीनोटिफिकेशन होगा, फिर से अधिसूचित करना होगा। लेकिन उस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो अंतर है वो कोर्ट में नहीं बताया गया। यही वजह है कि इस आदेश को मध्य प्रदेश के लिहाज से भी जारी आपसे कुछ आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि वो अंतर नहीं बताया गया, क्या महाराष्ट्र के गवली प्रकरण के संदर्भ में कोई वहां पक्ष और विपक्ष के वकीलों के बीच में जरह हुई क्या? या कोर्ट के समक्ष कांग्रेस के वकील साहब ने जिस प्रकार से गवली प्रकरण का हवाला दिया और उसके उपरांत जब कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें उन्होंने सीधा अपना निर्णय सुना दिया, तो इसमें जरह कहां हुई? जो पक्ष और विपक्ष की जरह आप बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के संदर्भ में जो आदेश था उसे ही मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। जहां तक सवाल ये था कि क्या आगे बढ़कर राज्य सरकार के वकीलों या निर्वाचन आयोग के वकीलों एक दूसरे को यहाँ टेक्निकल मुद्दे पर मैं फंसता हुआ नहीं पाऊंगा क्योंकि इस पर मुद्दे पर बात करें। एक जरा ट्रिपल टेस्ट का पालन करते जी मैं विजेंद्र रोक रहा हूँ। रजनीश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुधीर भी इसका जवाब देंगे। सुधीर, अगर मैं कहीं गलत हूं तो जरा करेक्ट कीजिएगा। रजनीश जी, जब आरक्षण की बात आई तब स्वाभाविक सी बात है कि मैं आऊंगा अब्बास जी आपके पास, कि जिन जातियों को आप आरक्षण देना चाहते हैं, यानी कि ओबीसी में अलग अलग जातियां हैं, उन जातियों को अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं या आरक्षण बढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक स्वतंत्र आयोग का गठन होगा। स्वतंत्र आयोग गठन करके उनका पता करेगा कि इस पूरे ओबीसी में कितनी ऐसी जातियां हैं जो राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, और जो जातियां, क्योंकि कई बार देखा जाता है लोधी बाकी जो समाज के लोग हैं उन्हीं को वोट जो है टिकट दे दिया जाता है पार्टियों की तरफ से या सपोर्ट किया जाता है। मेरा आपसे पूछने का मतलब यही है कि आखिर क्या आपकी पार्टी ने तैयारी की थी आरक्षण को लेकर? जो आरक्षण बढ़ाने की आपने बात कही थी, तो इस आरक्षण की पूर्व तैयारी क्या थी आप लोगों की, सुधीर? और इस पर अगर नहीं थी तो ऐसा क्यों किया गया, आपसे पूछूंगा मैं। विजय जी, यही तो सवाल था जो हमने लगातार कांग्रेस की कमलनाथ सरकार से किया है। दो तीन चीजें जरूर समझना होगी। आपको रोकना चाह रहा हूं, रजनीश जी कह रहे हैं, उसके बाद आपसे जवाब फैसला के बिना तैयारी के आप सवाल का उत्तर ले रहे ना, तो सुनो ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? फिर बिना तैयारी के, बिना होमवर्क के इन्होंने केवल लोकसभा चुनाव के आसन्न खड़े होने के कारण लोग ओबीसी को 27% आरक्षण देकर, ताकि ये कोर्ट में फंस जाए, उलझ जाए, स्टे मिल जाए, और वकील भी खड़ा नहीं किया था। जिस प्रकार के नौकरियों में 27% आज इस आरक्षण के ऊपर सीना चौड़ा करके आप वोट मांगने का काम कर रहे हो। 27% वही कमलनाथ की कांग्रेस सरकार है, केवल धोखा देने का काम इन्होंने। हम विलंब नहीं चाहते थे चुनाव के अंदर, इसलिए हमने जल्दी जल्दी कह दिया। तो हम आरक्षण को रोकना चाहूंगा, इस पर जरा एक ट्विस्ट का खुलासा भी कर देता हूं, एक ट्विस्ट का खुलासा भी कर देता हूं। विजेंद्र, वो 1994 का वो आप कॉज बताइए जिसमें ऑलरेडी 25% है,
जी हाँ, मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम है। अगर इस क्लॉज को भी हम पढ़ लेते हैं तो पहले ही मध्य प्रदेश में 1994 से ओबीसी को 25% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इस क्लॉज को अगर हम पढ़ते हैं तो साफ लिखा हुआ है कि इन द जिला पंचायत where 50% seat or less than 50% seat have been reserved for both of SC and ST, 25% seats of the total number of seats shall be reserved for the other backward classes यानी OBC. Such seats shall be allotted by rotation to different constituency by the collector इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो ये जहाँ तक रिजर्वेशन की बात की जाए तो पंचायत चुनावों में तो 1994 से ही 25% फ्लैट रिजर्वेशन दिया ही जा रहा है। और हालांकि ये मतलब बताइए कि ओबीसी साफ लिखा हुआ है कि रोटेशनल दिया जाएगा, तो इसको आधार बनाकर लगातार सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। दोनों पार्टियों वो उद्देश्य था वो ओबीसी को अपनी तरफ खींच रहा था। जी उलझने की बजाय तथ्यों पर बात करिए। मैंने कहा 15 तारीख को महाराष्ट्र के फैसला आता है। बात यह है कि आप बताइए नवीन परिसीमन और रोटेशन का आरक्षण आपने क्यों नहीं दिया उस अध्यादेश के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास आऊंगा। सर अब्बास जी इससे कुछ कहना चाहते हैं, उनका मैं उत्तर ले लेता हूँ, फिर आप मैं तफसील से सुनूंगा। अब्बास जी आप अपना उत्तर रखिए। गवली प्रकरण का हवाला दिया गया कोर्ट में। विजय जी, सबसे पहली बात यह है कि 1993 में भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री, उन्होंने 27% आरक्षण की बात जब शुरू करी तो इन्होंने लोगों को उसके विरोध के अंदर भेजा। उसके बाद इन्होंने अपनी सरकार में उसकी सही पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा मामला खत्म हो गया। कमलनाथ जी की सरकार आई, 27% आरक्षण लागू हुआ। बात की जा रही है विजय जी, अगर तथ्यों की बात की जा रही है तथ्य सुनेंगे तो आपको सुनेंगे, कोई डिबेट में मजा आएगा। नहीं पा रहे हैं जवाब। विजय जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा एक सवाल है जो तथ्यों के ऊपर है। तथ्य यह है कि आप जवाब सीधा सीधा क्यों नहीं दे रहा रजनीश भाई कि बिना परिसीमन के और बिना रोटेशन के आरक्षण के अध्यादेश क्यों पारित किया? सरकार ने असंवैधानिक अध्यादेश पारित करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि वो चुनाव रद्द करना चाहती है, दूसरों के ऊपर आरोप लगा के। अगर सही होता तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर टिकता। तीसरा सवाल यह है कि छोटा सा जवाब लेके ब्रेक पर जाऊंगा सुधीर आपसे। सुधीर जरा बताइए कि क्या वाकई किसी राजनीतिक मंशा की कमी थी या फिर इस आरक्षण का मुद्दा ऐसा था कि केवल इसको फुटबॉल बनाना था? आखिर दोनों ही पार्टियां क्या चाहती थी सुधीर? और साथ ही साथ अगर सरकार की मंशा अगर थी आरक्षण को आगे लेकर बढ़ने की, जो कि माला कांग्रेस की तरफ से डाल दी गई थी, अब पहन तो ली गई लेकिन उसको पहनने के साथ सहर्ष स्वीकार भी किया बीजेपी ने कि नहीं साहब अगर आपने ऐसा कहा तो हम इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। तो क्या वाकई सहर्ष इनकी वो प्रासंगिकता थी वहां आरक्षण देने की, या सिर्फ और सिर्फ मालूम था कि ये पचड़ा जाकर कहीं फंसेगा लेकिन ठीक है इससे धक्का देकर आगे ले जाओ? देखिए विजय, बिल्कुल। और जो बात आपने कही लास्ट में कि जो पछड़ा कहीं जाकर फंसेगा, ये बात कांग्रेस बीजेपी सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि संविधान के हिसाब से अगर बात की जाए आरक्षण का जो प्रावधान था, जो बात विजेंद्र ने कही परिसीमन और रोटेशन की, तो कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी बात यही थी कि कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा क्यों उठाया। उसको परिसीमन रोटेशन जो किया गया था वो 27% आरक्षण के आधार पर किया गया था। लिहाजा कांग्रेस के जो नेता थे, या कहना चाहिए कि जो लोग इस परिसीमन रोटेशन को लेकर कोर्ट के अंदर गए, वो भले ही इन दो मुद्दों को लेकर गए थे, पर लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर आप परिसीमन रोटेशन या किसी भी मुद्दे की बात करेंगे तो 27% आरक्षण जो बेस है परिसीमन का, रोटेशन का, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे चुनाव किए जा रहे थे, और जो रोटेशन परिसीमन किया गया था वो 27% आरक्षण को साथ में लेकर किया गया था। यही वजह थी कि कोर्ट ने जो आरक्षित सीटें थी 27%, उनको या तो सामान्य घोषित करने के साथ चुनाव करने के निर्देश दिए या फिर वहां पर चुनाव रोकने के निर्देश दिए। और ये बात कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती थी, बीजेपी भी जानती थी। यही वजह रही कि कांग्रेस पूरी पार्टी इस कोर्ट में जाने के बजाय कांग्रेस के नेता गए, और कांग्रेस पार्टी ने यह भी तय किया था कि अगर कोई जाता है तो उनका सपोर्ट किया जाएगा। यह बात बीजेपी भी जानती थी, क्योंकि अगर बीजेपी के नेता चाहते तो निश्चित तौर पर यही स्थिति अभी फिलहाल भी जो बनी हुई है वैसी बनती। पर लेकिन सबसे बड़ी बात, जब यह चुनाव रुके तो निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग की नाराजगी सामने निकल कर आई। आरक्षण हत्या का आरोप जो कांग्रेस पर लगना था वो नहीं लगता। अब्बास जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड आपके पास, ब्रेक पर जाऊंगा।
महत्वपूर्ण बात यह भी है विजय जी, महत्वपूर्ण बात यह भी है, सुधीर जी भी जानते हैं इस बात को, रजनीश जी भी जानते हैं कि मनमोहन नागर जी की पिटीशन के ऊपर ये डिसीजन हुआ है। मनमोहन नागर जी जिला पंचायत अध्यक्ष किस पार्टी के समर्थन में थे पिछले 5 साल से, तो ये सारा विवादित बातें हैं जो आगे बहुत सारे बातें खोल देती हैं। तो बिना सिंबल के चुनाव होने के साथ मुझे लगता है किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी व्यक्ति को पार्टी से नहीं जोड़ के देखा जा सकता। इस चुनाव के संदर्भ में जो पार्टी है दलगत राजनीति के ऊपर होता है। पूछ लीजिए आप सुधीर जी से मनमोहन नागर जी के नाम को। आप तो गए थे रोजे छुड़वाने, नमाज गले पड़ गई। अब्बास भाई रिपोर्ट परे सो हर हर गंगे। मैं एक मिनट लूंगा विजय के बाद। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। मैं एक मिनट लेना चाहूंगा। ये चुनाव निश्चित तौर पर गैर राजनीतिक चुनाव है और किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं होते, पर लेकिन चुनाव लड़ने वाले लोग कौन? वो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। और ये चुनाव ऐसे चुनाव है, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, यहां पर आप अपना ग्रास रूट जो बूथ है उसको मजबूत करते हैं। अगर आपके कार्यकर्ता ज्यादा संख्या में जीत कर आएंगे तो इसका फायदा निश्चित तौर पर विधानसभा लोकसभा में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि बिना सिंबल के चुनाव भले ही हो, अगर ये बिना सिंबल के चुनाव नहीं होते तो कांग्रेस, बीजेपी, ये तमाम तरीके की बातें क्यों निकलकर सामने आती है? इंडिविजुअल चुनाव होने चाहिए थे, जो भी प्रत्याशी सरपंच का हो या जिला पंचायत सदस्य का हो या फिर जनपद के सदस्य का हो। लिहाजा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, भले सिंबल के चुनाव ना हो। और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर ये लड़ाई वहां से शुरू हुई जिसकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं कि जब जो परिसीमन कमलनाथ सरकार ने करवाया था, जो परिसीमन और रोटेशन की बात की थी, ये लगता है कि हर परिसीमन को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है कि परिसीमन और रोटेशन हो रहा है, मतलब ये अपने हिसाब से करना चाहते हैं, हम इसे बदल दें, अपने हिसाब से करें। वही हिसाब जो है या गड़बड़ा है। रजनीश जी, अंधा क्या चाहे दो आंखें। स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग चुनाव में उतरे थे वो कहीं ना कहीं आप लोगों की आज्ञा लेकर ही उतरे थे। नॉन सिंबॉलिक जरूर है, लेकिन भाई साहब ने कहा है कि आप जाकर तैयारी कीजिए, आप जाइए क्षेत्र में और मिलिए लोगों से। लेकिन बाजार से उधार ले लिया, उधारी पे ले आए, पर्चे बांट दिए, टोपी, बैनर, पोस्टर, सब कुछ हो गया। अब क्या करें? देखिए, कांग्रेस के कारण निसंदेह रूप से बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे साथियों का भी नुकसान हुआ है, व्यापारियों का भी हुआ है निश्चित तौर पर, लेकिन एक बड़े नुकसान से राज्य निर्वाचन आयोग ने बचा लिया। जिस प्रकार से निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है, वरना आगे तो और खर्च होने वाला। अभी तो जो मुख्य खर्च है वो तो हो ही नहीं पाया था। इसके बारे में ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वो बता सकते हैं। तो लेकिन विसंगतिपूर्ण चुनाव कोई नहीं मुख्य खर्च की बात आपने विधानसभा का संकल्प भी सबके सामने है, कोई भी स्वीकार नहीं करना। जब सर्वदलीय संकल्प सामने था तो संकल्प के आलोक में निर्णय भी वाजिब थे। तो न्यायपालिका की ओर से प्रयास, प्रशासनिक ओर से प्रयास, और सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष भी अपनी सर एक बात बता दीजिए, इसलिए कहीं कोई अंतर बचा नहीं। क्या मैं जो IBC 24 अभी, क्योंकि आज हमने जब ये शो किया उससे पहले ये बता दिया था दर्शकों को कि हम बड़ी ही एक सुलझी हुई डिबेट यहाँ करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े। जनता प्लस प्रत्याशी, जो लोग आधा चुनाव मन में जीत चुके थे सर, उनको ये भरोसा मैं दिला पाऊंगा कि आप लोग वाकई चुनाव करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? क्योंकि हालांकि अब नहीं करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, करा पाएंगे इसके लिए तो आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, कोर्ट में भी आगे चीजें। लेकिन क्या, मैं आऊंगा बाजी आपके पास, मंशा क्या है? तो बोली लगी थी उन्होंने 50 लाख में सीट खरीदी थी। इस पे भी आऊंगा जरा मैं, आपको अगर पता हो तो। रजनीश जी, नहीं देखिए, चुनाव तो होगा, जरूर होगा, सुप्रीम कोर्ट की मंशा से होगा, हाई कोर्ट की मंशा से होगा, संविधान के दायरे में होगा और ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ होगा। सभी जो वर्ग हैं उनकी आकांक्षा और भावनाओं के अनुरूप होगा। कांग्रेसीकरण चुनाव का नहीं होगा। कांग्रेस का किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे वो परिसीमन के माध्यम से हो, रिजर्वेशन के माध्यम से हो, चलिए सर, आपको समय दिया, उनको भी समय दिया, भाजपाईकरण होगा। विजय जी, भाजपाईकरण होगा। लोकतंत्र को तार तार करने वाले लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं शुरू से यहाँ पर। ये लोग इन्होंने 1990 के दशक में भी यही काम किया था, अब भी यही काम है। विभाजनकारी नीतियां इनकी हमेशा से रहती हैं, अभी भी हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में होगा, तो पहले क्यों संविधान के दायरे से बाहर करा दिया था? जब कमलनाथ जी कह रहे थे बार बार इस चुनाव की प्रक्रिया संवैधानिक है, अगर मान लिया होता तो आज चुनाव करा रहे होते। अगर संवैधानिक होता तो कोर्ट में टिकटा मामला और एक
आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं विजय जी आपके माध्यम से माननीय प्रदेश मंत्री महोदय से भाजपा के ये बताएं कि अगर आरक्षण को लेकर कोई अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो सरकार वाहवाही लूटेगी, लेकिन अगर आरक्षण को निरस्त करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तो इनकी वाहवाही इस वक्त नहीं होगी, इनकी जिम्मेदारी यहां नहीं होगी। अच्छा गपगप है और कड़वा थूथू है, गलती इनकी है, सरकारी वकीलों की हार हुई वहां पर। आरक्षण देने का काम कमलनाथ सरकार ने किया था वो वंचित रहने की कगार पे आ गया। असंवैधानिक तरीके से कभी भी कोई काम किया जाएगा उसका परिणाम जनता भुगतेगी। सरकार की गलती पूरे प्रदेश के लिए भारी पड़ गई। कांग्रेस की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं सर। रजनीश जी कांग्रेस का सरकार के अंदर है, 20 सेकंड सरकार के अंदर है। सर रुकिए ना, अबाजी आपके पास आऊंगा। रजनीश जी 20 सेकंड आपके पास जवाब दीजिए कि क्या वाकई आप आरक्षण के लिए भी मजबूत तथ्य रखेंगे और जो कानूनी पेज फंसे हुए हैं फिर आप ये वहां कोर्ट के बाद जाके कहेंगे ये कोर्ट का मसला है, फिर तमाम दुनियादारी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, भुआ जी की नीचे होती तो फौज में होती, ये नहीं चलेगा सर। मांगा था इनसे सुप्रीम कोर्ट ने जब 27% आरक्षण का पेज फंसा था, इन्होंने डेटा देने में देरी करी है, इनके पास डेटा नहीं है। आज भी ये संविधान के दायरे में होगा। बाजी रुकिए आपके पास आऊंगा मैं। चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या सामान्य वर्ग हो, किसी के साथ में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। चलिए अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बस 20 सेकंड आपके पास। नहीं होने देंगे, आने वाले समय का इंतजार करिए। और मैं फिर देखिए सबसे पहली बात मैं यही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दे दिया था। इनकी सरकार से जब इनकी सरकार आ गई थी तो डेटा मांगा, बार मांगा, जातिगत आंकड़े मांगे, इनकी सरकार ने नहीं वहां पर मुहैया कराए और आज उसी का परिणाम है कि इनके पास डेटा भी नहीं है जातिगत आधार के ऊपर। ये अब सर्वे कराने का आदेश जारी कर रहे हैं कि डेटा जुगाड़ा जाए। चलिए इसकी एक बानगी हमने देखी भी है, इसकी एक बानगी हमने देखी भी है। सुधीर आप भी इस बात से जरा इत्तेफाक रखेंगे कि सुबह जो तस्वीरें आई थी कि जब चुनाव वाकई रद्द हो चुके हैं तो जो उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जानी थी वहां ट्रेनर नहीं थे, लोग ट्रेनिंग करने पहुंच गए। तो स्वाभाविक सी बात है कहां हो रहे हैं चुनाव, नहीं हो रहे हैं, आरक्षण होगा नहीं होगा, चुनाव में जिनका खर्चा हो गया वो सिर्फ और सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आग लगाकर टकटकी लगाकर बैठे हुए। सुधीर 10 सेकेंड आपके पास, सिर्फ 10 सेकेंड। देखिए विजय बिल्कुल, और बात करें तो निश्चित तौर पर असमंजस की स्थिति बिल्कुल आखिरी वक्त तक बनी रही, पर लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। और मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें 3 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला चुनाव को लेकर नहीं देता है तो आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में फिलहाल पंचायत के चुनाव दूर की कौड़ी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसेस आगे बढ़ी है उसमें ओबीसी वर्ग की गणना की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। उसके बाद में सरकार आधार बताएगी कि जो जातिगत जो जनगणना की जो बात की जा रही थी, विजेंद्र जो कह रहे थे ओबीसी वर्ग की स्थितियां किस तरीके से, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति हो, इन तमाम बिंदुओं की कवायद की जाएगी और उसके बाद में सरकार फिर अपना एक आधार बना के रखेगी कि मध्य प्रदेश के अंदर आधार होगा ये भी हमारी नजर रहेगी और उस आधार पर किस तरह के फैसले आते हैं वो भी लगातार नजर बनाए रखेंगे और पॉलिटिकल क्या रुख होगा वो भी नजर रहेगी और साथ ही साथ कानूनी पेज पर यह नजर भी रहेगी। विजेंद्र की बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।